ज्यादा लोग रहते हैं। और अब अमेरिका का मुकाबला इन्हीं दोनों से होगा, क्योंकि अब से एक दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की उनके ही देश में उनके ही अपने लोग अब आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन, वहां के बड़े बड़े नेता अब ट्रंप को भारत के खिलाफ फैसला बदलने की सलाह दे रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ट्रंप का ये जो फैसला है, इससे भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका के एक बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं, बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है रिचर्ड वुल्फ। उनका कहना है, उन्होंने कहा है अपने एक बयान में, द यूनाइटेड स्टेट्स टेलिंग इंडिया व्हाट टू डू इज लाइक अ माउस हिटिंग एन एलिफेंट। यानी जब अमेरिका भारत को यह कहता है, बताता है कि भारत को क्या करना चाहिए, यह वैसा ही है जैसे एक चूहा हाथी को बता रहा हो कि उसे क्या करना है, या एक चूहा हाथी को मार रहा हो। यहां चूहे का मतलब अमेरिका है और भारत को उन्होंने एक हाथी की तरह बताया है। 50% टैरिफ की वजह से भारत और ब्रिक्स के सदस्य देश अब एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। इन अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है, उसकी वजह से ब्रिक्स एक संस्था के तौर पर मजबूत हो रही है। ब्रिक्स में जो देश हैं वो न सिर्फ एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, बल्कि ब्रिक्स अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा और वो सीधे अमेरिका को चुनौती देने लगेगा। और धीरे धीरे दुनिया में ब्रिक्स एक नया शक्ति संतुलन पैदा कर देगा। आज ब्रिक्स अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इस समय दुनिया में 3 बड़े ब्लॉक्स हैं, और ये आप भी समझिए। पहला ब्लॉक है G7, जिसमें सारे विकसित और अमीर देश हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस जैसे 7 विकसित और अमीर देश शामिल हैं। दूसरा है यूरोपियन यूनियन, EU जिसे हम कहते हैं। इसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। ये भी विकसित देश हैं, अमीर देश हैं। और तीसरा है ब्रिक्स। इसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देश शामिल हैं। तो ये 3 इस समय आप समझ सकते हैं कि 3 बड़े धड़े हैं दुनिया के। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन और ब्रिक्स। अब ये जो 3 बड़े ग्रुप्स हमने आपको दिखाए हैं, जिनमें दुनिया इस समय बटी हुई है, अब इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कौन कहां पर है। ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी 6,970 लाख करोड़ रुपए की है, यानी 82 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। दुनिया की जीडीपी का 41% हिस्सा यहीं पर है ब्रिक्स में। दुनिया की जीडीपी में योगदान देखिए 41%, मतलब आधे से थोड़ा सा कम। अब देखिए G7 देशों की कुल जीडीपी है 5,000 लाख करोड़ रुपए, और दुनिया की जीडीपी में इनका हिस्सा है 30% का। और EU यानी यूरोपियन यूनियन देशों की कुल जीडीपी है 2,720 लाख करोड़ रुपए की, और दुनिया की जीडीपी में इनका शेयर है सिर्फ 16%। ब्रिक्स की ताकत को देखिए यहां पर आप। ब्रिक्स पहले ही कितना आगे निकल चुका है। और जीडीपी का ये जो कैलकुलेशन हमने किया है, ये PPP फॉर्मूले से किया है। PPP का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। PPP किसी भी देश में रहने के खर्च के आधार पर तय किया जाता है। और आज आप $1 में भारत में जितना सामान खरीद सकते हैं, अमेरिका में $1 में उससे कहीं कम सामान मिलेगा। यूरोपीय यूनियन और G7 के बाद ब्रिक्स संगठन बना था, यानी सबसे नया संगठन ब्रिक्स है। इसकी उम्र कम है, अनुभव भी कम है, लेकिन आज ब्रिक्स देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय ब्रिक्स देशों की औसत विकास दर 4% है। G7 देशों की औसत विकास दर केवल 1.7% है, और यूरोपीय यूनियन देशों की विकास दर 1% से भी कम है। यहां पर आप देखिए, जो पुराने जमाने के रईस एक जमाने में हुआ करते थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये पुराने जमाने के रईस हैं, अब इनकी विकास दर स्थिर हो गई है या फिर नीचे जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े G7 देश, जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं, अमीर देश कहते हैं, अब देखिए वो सिर्फ 1.7% पर आकर रुक गए हैं। लेकिन ब्रिक्स देश लगातार ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये देश जो हैं, ये मेहनत मजदूरी करने वाले देश हैं। ये वो देश हैं जो अपनी मेहनत के दम पर यहां तक पहुंचे हैं।
अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना अभी बंद नहीं किया है और इससे यह संकेत मिलता है कि दुनिया में शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है। अब वो समय आ गया है जब भारत जैसे देश अमेरिका की बात मानने से इनकार कर देते हैं। आज भारत ब्रिक्स देशों को एकजुट कर रहा है। आज ब्रिक्स देश वैसे ही व्यापार कर सकते हैं जैसे यूरोपीय यूनियन के देश आपस में करते हैं। यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच जो व्यापार होता है वो बहुत आसान है। ये आपस में एक दूसरे को बहुत सारी छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, सब्सिडीज देते हैं और उनकी अपनी करेंसी है जिसका नाम है यूरो। आपने भी सुना होगा। अमेरिका के डॉलर को चुनौती देने के लिए वर्ष 1999 में यूरो की शुरुआत की गई थी और 26 साल बाद आज यूरो डॉलर के बाद अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी बन गई है। पहले नंबर पर डॉलर है, दूसरे नंबर पर यूरो है। आज ब्रिक्स देश भी आपस में व्यापार करने को आसान बनाकर अपनी नई करेंसी बनाकर डॉलर को एक बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री मानते हैं कि 50% टैरिफ की वजह से भारत अब दूसरे देशों में सामान बेच सकता है, जिससे ब्रिक्स देश और मजबूत होंगे और ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को ही नुकसान होगा। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ मानते हैं कि अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। रशिया टुडे को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू हम आपको रशिया टुडे के सौजन्य से दिखा रहे हैं। जरा देखिए अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। India is now, according to the United Nations, by population, the largest country on earth, having outgrown China, which used to have that position. If you do what the United States, what Mr. Trump is doing with these threats against India, who has a long historical relationship with Russia going back to the days of the Soviet Union and ever since, you are playing with a very different adversary. If you shut off the United States to India by big tariffs, India will have to find other places to sell its exports. But like Russia found another place to buy its, to sell its energy, India will sell its exports no longer to the United States, but to the rest of the BRICS. And what you're doing is you're hothouse fashion developing the BRICS to be an ever larger, more integrated, and successful economic alternative to the West. We are watching, as you put it, a historic moment, but it will be, for those with some humor, it will be the spectacle of the United States acting like it's the world's tough guy, as what it actually does is shoot itself in the foot. तो रिचर्ड वुल्फ क्या कह रहे थे अभी आपने देखा। बहुत जाने माने और इज्जतदार इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत प्रतिष्ठा है उनकी, और वो ये कहते हैं कि अगर भारत ने अमेरिका के बाज़ार में अपना सामान बेचना बंद कर दिया तो भारत नए बाज़ारों की तलाश करेगा, नए दूसरे देशों में वो अपना सामान बेचना शुरू कर देगा और इसके बाद नुकसान भारत का नहीं अमेरिका का होगा। वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है इससे ब्रिक्स देश मजबूत होंगे और ब्रिक्स एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए। पश्चिमी देशों के लिए ब्रिक्स एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका को भी नुकसान होगा और डॉलर इसकी वजह से और ज्यादा कमजोर होगा। अब आपने देखा रिचर्ड वुल्फ का जो पत्रकार इंटरव्यू कर रहे थे, उनका नाम है रिक सैंचेज। वो अमेरिका के एक बड़े मशहूर पत्रकार हैं, आजकल रशिया टुडे के लिए काम करते हैं और उन्होंने ही ये इंटरव्यू किया है रिचर्ड वुल्फ का। और रिक सैंचेज क्या कहते हैं इसके बारे में, अब वो भी जरा देखिए। The U.S. economy is near collapse. Near collapse. And not me saying this, Richard Wolff, an economist that I think is one of the smartest guys in the world. I've been following him for many years. We've had many conversations over the years. And I think he really gets it. And he explains what's happening to the dollar and how it is that China,
along with other companies, are dumping U.S. treasuries. By dumping U.S. treasuries, they're basically saying the United States is too big a risk. And we've loaned them too much money. And we no longer want to hold that loan. So we're going to start dumping some of the U.S. treasuries. So we kind of deactivate the loans, so to speak. By doing that, they make the dollar less valuable. The dollar's at its worst point. It's been in something like 27 years. That's important to note, especially as we get Modi, India, and Xi, China, along with Putin, in Shanghai. And because of the tariffs and because of the sanctions, they now, together, the BRICS countries, for example, of which they're the three most important countries, are 60% of the world's population, 38% of the world's GDP. They've surpassed the G7, the Europeans, and the United States. Now, the United States, our country, is still the biggest economy, but the tendencies, the trends are going in the opposite direction. And that's why Wolf, he explains this better than I can. You're going to love his explanation. तो रिक सैंचेज कह रहे हैं कि G7 और यूनाइटेड स्टेट्स ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही है। और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा है रिक सैंचेज ने, मैं आपको ज़रा पढ़कर बताता हूँ। वो लिखते हैं, ट्रंप ट्राइड टू बुली इंडिया इनटू डिचिंग रशिया। इंडिया इज़ नॉट बजिंग एंड वाई शुड दे? वाई शुड द यूएस डिक्टेट हु यू कैन बाय ऑयल फ्रॉम? तो ये कह रहे हैं, अगर हिंदी में मैं इसका अनुवाद करूं, कि ट्रंप ने भारत को बुली करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ये ज़बरदस्ती भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। लेकिन आज अमेरिका कौन होता है किसी को ये बताने वाला कि कौन सा देश किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं? ये रिक सैंचेज ने लिखा है सोशल मीडिया पर, और ये सारे लोग अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के पत्रकार हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। इससे पहले अमेरिका के कई सांसद, अमेरिका के कई बड़े बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप को समझा चुके हैं कि देखिए, ये जो फैसला आप कर रहे हैं, हो सकता है आपकी व्यक्तिगत ईगो थोड़ी सी हर्ट हो गई हो सकता है आपको अपना अपमान लगा हो कि भारत ने आपको श्रेय नहीं दिया पाकिस्तान से युद्ध रुकवाने के लिए, क्योंकि आपने रुकवाया ही नहीं था। ये आप अपने मन में मानकर चल रहे हैं कि आपको ये श्रेय चाहिए क्योंकि आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। सभी लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप अपने निजी कारणों से ये सब कर रहे हैं। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत धीमी हो गई है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज आज अमेरिका पर है। पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिस पर सबसे ज़्यादा कर्जा है तो वो अमेरिका है। दुनिया की कुल कर्जे का करीब 35% हिस्सा आज सिर्फ एक देश अमेरिका पर है। यानी अमेरिका पर इस समय 3000 लाख करोड़ों रुपए का कर्ज है। ये मैंने आपके लिए एक जो डायग्राम बनाया है, इसमें देखिए पूरी दुनिया में किस देश पर कितना कर्जा है। सबसे ज्यादा कर्जा पूरे ग्लोबल डेट का अमेरिका पर है। कुल ग्लोबल डेट का लगभग 35% हिस्सा अमेरिका पर है। चीन पर दुनिया के कुल कर्ज का 16% हिस्सा है, जो करीब 1400 लाख करोड़ रुपए है। और अगर मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाऊं तो आप भी देखिए कि किस किस देश पर सबसे ज्यादा कर्जा है। पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आप चीन देख सकते हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया का 16% कर्जा है। जापान को आप देख सकते हैं। अगर इसी के बीच में आप देखेंगे, जापान और चीन के बीच में आपको भारत नजर आएगा। पूरी दुनिया के टोटल डेट में से, टोटल कर्जे में भारत का जो शेयर है वो सिर्फ 3.16% है। आप यहां पर देखिए, तो भारत उस हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत के ऊपर कर्जा अभी भी काफी कम माना जाएगा। भारत से ज्यादा कर्जा तो अगर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम पर है, लगभग उतना ही कर्जा फ्रांस के ऊपर भी है, इटली के ऊपर भी लगभग उतना ही कर्जा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि किस देश पर पूरी दुनिया में कितना कर्जा है, तो आप यहां पाएंगे कि अमेरिका सबसे बड़ा
कर्जदार देश है इस दुनिया का। और नए टैरिफ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अब अमेरिका के वीजा के नियमों में भी बदलाव कर रहे हैं और इसका असर दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, लेकिन खास तौर पर छात्रों पर पड़ेगा। हमारे देश के छात्र आज इस विश्लेषण को ध्यान से देख लें, क्योंकि उनके ऊपर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। इस समय स्टूडेंट वीजा पर छात्रों को अमेरिका में तब तक रहने की छूट थी जब तक वो चाहें, जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं तब तक वो स्टूडेंट वीजा पर रह सकते हैं। लेकिन अब यह नियम खत्म हो रहा है। अब विदेशी छात्रों को अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 4 साल तक ही रहने की अनुमति होगी, तो 4 साल का वीजा आपको मिलेगा। वर्ष 2023 में अमेरिका में 3,31,000 से ज्यादा भारतीय छात्र थे। आज अमेरिका में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 27% हमारे देश के हैं, भारतीय छात्र हैं। भारतीय छात्रों से अमेरिका को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अमेरिका में करीब 52 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इनमें अमेरिका में रहने वाले विदेशी लोगों में संख्या के हिसाब से भारतीय दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के हेल्थ केयर सेक्टर में करीब 1,80,000 भारतीय काम करते हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। अमेरिका के पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में 7% प्रवासी भारतीय हैं। अमेरिका में हर 5वां प्रवासी डॉक्टर भारत का है। अमेरिका में भारतीय डॉक्टर्स की संख्या 59,000 है और अमेरिका में रहने वाले भारतीय हर साल लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भी वहां पर देते हैं। तो चाहे वहां पर हेल्थ केयर हो, वहां का जो आईटी है, आईटी इंडस्ट्री में कितने ही भारतीय वहां पर हैं। और आपने देखा होगा कि आज अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनके बड़े बड़े पदों पर भारत के लोग बैठे हैं। आईटी कंपनीज में बड़ी संख्या में लोग भारत से वहां पर जा रहे हैं काम करने के लिए। अगर इन लोगों ने वहां पर जाना बंद कर दिया तो अमेरिका की कमर टूट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी झुकने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। और जब ऐसा समय आता है जो बहुत चुनौती का समय होता है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोगों के लिए और उस देश के नेता के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। उस समय अगर उस देश का नेतृत्व बहुत अच्छा हो, सही फैसला ले और विदेशी दबाव के सामने ना झुके, तो आप ये समझिए कि उस देश के लोगों की किस्मत अच्छी है। और आज वही हो रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकने से हमेशा इनकार कर देते हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय जापान की राजधानी टोक्यो में हैं और जब आज वो जापान पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जापान से आज हमारे पास 2 ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें सुनकर